हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे रक्त या ब्लड। सेकेंड ईयर का आपका टॉपिक है स्वास्थ्य विज्ञान का। रक्त जो है वो एक जो है तरल संयोजी ऊतक है बेसिकली, जो कि आपके जीवन के लिए अत्यधिक जो है एक महत्वपूर्ण तरल है या जीवनदायक तरल भी हम इसको कह सकते हैं। प्रकृति में ये जो है अल्कलाइन है या क्षारीय द्रव है, जिसका कि जो पीएच है वो 7.36 से लेकर 7.4 तक जो है वो रहता है। रक्त जो है वो एक चमकीले लाल रंग का जो है द्रव्य है, फ्लूइड है, जो कि आपकी रक्त नलिकाओं के अंदर बहता है। रक्त नलिकाओं में जो आर्टरीज होती हैं, जो आपकी धमनियाँ होती हैं, उनके अंदर जो रक्त होता है वो चमकीला लाल होता है। वेयर एज जो वेन्स होती हैं उनके अंदर जो रक्त होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि थोड़ा जो है जामुनी या गहरे लाल रंग का होता है। तो रक्त जो है बेसिकली आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके कार्य क्या है, रक्त का थक्का कैसे जमता है ना, और ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा तो वो क्या होते हैं। रक्त का संगठन अगर हम देखें कि रक्त जो है किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि प्लाज्मा जो है या रक्तावरी जो है वो 55% होती है। रक्तावरी या प्लाज्मा एक फ्लूइड है, हम आगे इसको और देखेंगे, जो कि हल्के पीले रंग का और क्षारीय द्रव्य होता है प्लाज्मा, है ना, जिसमें कि 90 से 92% जो है वो पानी रहता है। वेयरएज अगर हम रक्ताणुओं की बात करें, जो सॉलिड्स है रक्त के, वो हैं आपके 45%। ये रक्ताणु कौन कौन से होते हैं हम आगे की जो है स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रक्त है वो दो जो है सॉलिड और लिक्विड, उसमें डिवाइडेड होता है। इसके कॉम्पोजिशन, लिक्विड के अंदर जो है वो प्लाज्मा रहता है, जो कि 55% होता है, जैसे हिंदी में हम रक्तावरी कहते हैं। और ये इसके अंदर जल की मात्रा जो है 90 से 92% होती है। ब्लड कार्पसल्स या रक्ताणु जो होते हैं वो 45% होते हैं। और ये रक्ताणु कौन कौन से होते हैं? WBC, RBCs और प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड या रक्त का जो संरचना है, संगठन है, उसको हमने जो है चित्र के उसमें दिखाया गया है। अगर आप सेंट्रीफ्यूग करें, सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है जिसके अंदर की टेस्ट ट्यूब में रक्त को डालकर बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, तो रक्त जो है वो अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है। रक्त का जो अवयव हैं वो रक्त उसमें टूट जाता है। तो ये कौन कौन से अवयव हैं? ये हैं आपके प्लाज्मा, जैसे कि हमने बताया कि हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है ये, और लाल रक्त कणिकाएं जो कि दिखने में लाल रंग की होती हैं। ये लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन की वजह से इसके अंदर आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सफ़ेद रंग के जो कण आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स जो है ये बहुत ही इर्रेगुलर शेप के, या इनकी कोई एक निश्चित संरचना नहीं होती है, तो ये प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं आपके रक्त के। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि रक्त के गुण क्या क्या हैं, ठीक है, तो क्या गुण है रक्त के? सबसे पहले अगर हम इसमें रंग की बात करें कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टरीज में या धमनियों में जो रक्त होता है उसका रंग होता है एकदम ब्राइट लाल रंग का या चटक लाल रंग उसका होता है। और जो शिराओं में जो रक्त बहता है या वेन्स में जो रक्त होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि जो धमनियां हैं या आर्टरीज हैं इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या इसमें जो रक्त होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है, इसलिए इसका रंग जो है वो चटक लाल होता है। वेयरएज जो आपकी वेन्स होती है या जो शिराएं होती हैं, इनमें गहरे लाल रंग का इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो रक्त होता है ये अशुद्ध रक्त होता है, जो कि जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये गहरे लाल रंग का होता है।
शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त रहता है और धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगर हम इसकी मास की बात करें तो ये है आपका जो पूरा बॉडी मास है उसका 8% जो है वो रक्त होता है। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो पीएच जो है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हल्का क्षारीय द्रव होता है। रक्त जो है वो कैसा है, क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगर हम टेस्ट की बात करें रक्त के तो इसका जो टेस्ट है वो सॉल्टी होता है या नमकीन, इसका जो टेस्ट है वो रहता है। अगर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो रक्त का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम इसका होता है। अगर हम इसकी विस्कोसिटी या तरलता की बात करें तो रक्त की जो विस्कोसिटी है वो पानी से 3 से 4 गुना अधिक होती है। यानी पानी की जो विस्कोसिटी होती है या तरलता होती है उससे 3 या 4 गुना रक्त की तरलता अधिक होती है। और टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। अब हम इसका जो कॉम्पोजिशन है उसको हम देखेंगे कि प्लाज्मा जो रक्त के अंदर होता है उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है। प्लाज्मा जो अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताया था कि ये हल्का पीले रंग का द्रव्य होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। अब इस द्रव्य के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके क्या कॉम्पोजिशन है उसकी हम बात करेंगे। इसका संगठन क्या है प्लाज्मा का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिनका नाम होता है ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसमें से आप फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आगे जो है आप जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये नाम दोबारा से आएंगे। तो ये देखिए, जो भी ये साइंस का सब्जेक्ट आपका है तो इसमें जो भी ये क्योंकि नाम है इसलिए हिंदी में भी इनको सेम ही बोलेंगे। जैसे ग्लोबुलिन को आप हिंदी में ग्लोबुलिन लिख देंगे, सीरम एल्ब्यूमिन को सीरम एल्ब्यूमिन लिख देंगे, फाइब्रिनोजन का नाम फाइब्रिनोजन लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए तो ये कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो है प्लाज्मा के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, और शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ भी पाए जाते हैं जो कि हमारी रोगों से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर गैसेस पाई जाती हैं या विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, अमीनो अम्ल, है ना, मिनरल्स। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, क्योंकि रक्त का कार्य होता है पोषक तत्वों का संवहन करना। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये भी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लाज्मा के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब भी पाए जाते हैं जो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। इसलिए ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, रक्त का ये भी एक कार्य है कि इन अपशिष्ट पदार्थों को रक्त में जो है रक्त ये अपने अंदर मिलाकर और जो है इनको शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा में अगर हम देखें तो यूरिया और यूरिक एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दोनों भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रक्ताणुओं की, है ना, हमने शुरू में बात की कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में, हमने बात की कि रक्त का कॉम्पोजिशन क्या है। मुख्यतः इसमें दो चीज़ें होती हैं, ब्लड कार्पसल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो रक्ताणु पाए जाते हैं रक्त के अंदर, है ना, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन से रक्ताणु होते हैं। तो 3 प्रकार के रक्ताणु रक्त में पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका रेड ब्लड कार्पसल्स या आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएँ। उसके अलावा जो दूसरा है वो है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड कार्पसल्स या इनको हम श्वेत रक्त कणिकाएँ बोलते हैं।
और तीसरा जो रक्ताणु है वो है ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स, इनको हम बोलते हैं हिंदी में। अब हम बात करेंगे कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं या इनको हम शॉर्ट में आरबीसी भी बोलते हैं, तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है उनको हम देखेंगे। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं बेसिकली ये हमारे शरीर में करीब 40 से 50 लाख के करीब होती हैं। ये छोटी होती हैं, गोलाकार शेप में होती हैं और इनके अंदर केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता या अनुपस्थित रहता है। इन लाल रक्त कणिकाओं का आगे आप चित्र भी देखेंगे, उनका जो बीच का भाग होता है ये चपटा होता है और जो इसके बाहरी भाग होता है या साइड्स होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का नाम लाल रक्त कणिका इसलिए क्योंकि ये दिखने में लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये जो लाल रंग है इसका, ये बेसिकली इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट तत्व है, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली बना होता है हीमेटिन और ग्लोबिन से। ठीक है, हीमेटिन एक जो है पिगमेंट है, वेयर एज ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है। तो ये दोनों मिलकर जो है एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन लंग्स से जो है रक्त में, क्योंकि ये मिला हुआ होता है हीमोग्लोबिन, तो जो हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ से रक्त के अंदर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो रक्त ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कोशिकाओं तक पहुँचाता है, वहाँ पर ये पुनः हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है कोशिकाओं के उपयोग के लिए, जिससे वो आगे की चयापचय की क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को संपन्न करें और वहाँ से जो बाय प्रोडक्ट है या जो अपशिष्ट पदार्थ है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ में बांध लेता है और इसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस से लंग्स में आकर जो है पुनः टूट जाता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और हीमोग्लोबिन पुनः नए ऑक्सीजन को, फ्रेश ऑक्सीजन को अपने अंदर समाहित करके और कोशिकाओं तक पहुंचाता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल देना। अब हम देखेंगे लाल रक्त कणिकाओं की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या इसके क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये साइड से उभरी हुई होती हैं और बीच में से लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। ठीक है, और दिखने में ये लाल रंग की होती हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी शेप की, तो ये शेप कैसी है, बाय कॉन्केव इनकी शेप होती है। बाय कॉन्केव क्या होता है, कॉन्केव शेप उसे बोलते हैं जो बीच में से धंसा हुआ होता है, और बाय कॉन्केव अगर इनको दोनों तरफ से ही देखें तो दोनों तरफ से ये बीच में से धसी हुई होती हैं और साइड से उभरी हुई होती हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, या लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका जो डायामीटर होता है लाल रक्त कणिकाओं का वो 7 से 8 माइक्रोमीटर जो है वो इसका डायामीटर होता है। इसकी मोटाई अगर हम देखें तो 2.5 माइक्रोमीटर्स इसकी जो है मोटाई होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम रंग की बात करें तो रंग इसका लाल होता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है, कंपाउंड की वजह से। पिगमेंट है इसमें हीमेटिन, तो उसकी वजह से होता है। काउंट अगर हम इसका देखें कि टोटल कितना काउंट रहता है इसका, हमारे रक्त में कितनी
आरबीसीज पाई जाती हैं। तो हम एक एडल्ट मेल और फीमेल की हम अगर देखें तो एक अडल्ट मेल के अंदर या एक वयस्क पुरुष के अंदर 5.4 मिलियन आरबीसीज होती हैं प्रति माइक्रोलीटर्स के अंदर। ठीक है, कितनी होती हैं? 5.4 मिलियन आरबीसीज प्रति माइक्रोलीटर के अंदर एक अडल्ट मेल के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है अगर हम एक फीमेल में देखें, एडल्ट फीमेल में देखें आरबीसीज की मात्रा, तो ये होती है 4.8 मिलियन या 4.8 मिलियन आरबीसी प्रति माइक्रोलीटर के अंदर पाई जाती है। जो आरबीसीज होती हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है, यानी ये 120 दिन तक ज़िंदा रहती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं, जिसको कि बॉडी जो है एक वेस्ट की तरह से डिस्कार्ड कर देती है और इनका स्थान नई आरबीसीज ले लेती हैं। तो एक आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। अब हम बात करें हमारे दूसरे रक्ताणु की, जो कि है वाइट ब्लड कार्पस्कल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये अगर हम इनको कंपेयर करें आरबीसी से, तो इनका जो नंबर होता है या जो इनकी जो संख्या होती है ये आरबीसी से कम होती है, लेकिन इनकी जो शेप होती है या इनका जो आकार होता है वो आरबीसी से बड़ा होता है। ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं या कलरलेस होते हैं और इर्रेगुलर शेप होती है। इनकी जो आकृति होती है वो कोई मतलब एक उसे डिफाइन नहीं कर सकते या इर्रेगुलर शेप होती है। इसके अलावा जैसे कि हमने आरबीसी को देखा था, तो आरबीसी तो गोल और है ना कॉन्केव शेप होती है उसकी, वेयर एज ये इर्रेगुलर शेप की होती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि श्वेत रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी जो है काउंट कितना होता है हमारे शरीर में? ये होता है 4500 से 11000 पर माइक्रोलीटर ब्लड जो है ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है। फिर इसके अंदर जो है जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनके अंदर सुडोपोडिया जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनका भक्षण करते हैं और शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से सुरक्षित रखना। जो भी बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो ये जो सुडोपोडिया होते हैं डब्ल्यूबीसी के, ये उनके चारों तरफ उनको एंगल्फ करके, उनको अपने अंदर समाहित करके और उनका भक्षण कर लेते हैं और रोग से बचाते हैं हमारे शरीर को। ये अब हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये आपने देखा होगा, इसके अंदर ये डायग्राम बना हुआ है डब्ल्यूबीसी का, है ना। इसमें जो कोशिका है उसकी शेप कोई रेगुलर शेप नहीं है, बहुत ही इरेगुलर शेप है। इसके अंदर बीच में ये जो गहरे जामुनी रंग का आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, जो कि लोब्स में पाया जाता है। इसकी शेप न्यूक्लियस की डिफरेंट शेप होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई भी करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी जो शेप होती है डब्ल्यूबीसी की वो एमीबॉइड होती है और न्यूक्लिएटेड होता है। एमीबॉइड माने कि जिसकी कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, जो कि इरेगुलर होती है या कैसी भी उसकी शेप हो जाती है, ठीक है, उसे हम एमीबॉइड कहते हैं। जैसे अमीबा की कोई शेप नहीं होती है। एमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, आपने बेसिक साइंस के अंदर कभी पढ़ा होगा। तो ये एमीबॉइड होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 12 से 15 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। अगर कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, यानी सी थ्रू तो नहीं होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है। अगर इसके काउंट की हम बात करें तो 5000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी प्रति माइक्रोलीटर रक्त के अंदर पाया जाता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पैन, इसकी जीवन काल की बात करें
तो जो WBC होता है उसका जीवन काल केवल 10 से 13 दिन का होता है। 10 से 13 दिन के अंदर ये WBC ख़त्म हो जाती हैं और इनका स्थान नई WBC लेती रहती है। नई WBCs जो हैं वो हमारे शरीर में बनती रहती हैं। वहीं पे कंपैरेटिवली अगर आपको मैं बताऊं तो हमने पढ़ा था अभी कि RBC या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, और WBC का जीवन काल कितना होता है, केवल 10 से 13 दिन। ये अब हम देखेंगे कि WBC जो होते हैं वो आगे कई प्रकार के होते हैं। उसको हम मुख्यतः दो भागों में जो है WBC को विभक्त करते हैं। वो है आपका ग्रैनुलर और अग्रैनुलर, यानी कणीय WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं और कण रहित श्वेत रक्त कणिकाएं। कण वाली जो आपकी जो WBC होती हैं वो कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। वेयरएज अकणकीय जो WBC होती हैं या अग्रैनुलर जो WBC होती हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, इसमें इसकी परसेंटेज दी हुई है आपको, हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये आपके टाइप ऑफ WBCs हैं। अब हम अगर ग्रैनुलर WBC की बात करें, है ना, जो कण वाली जो WBC हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल्स, जो कि जिसमें न्यूक्लियस जो है उसके अंदर 3 या 4 लोब्स पाए जाते हैं। आप अगर इसका चित्र देखेंगे, सबसे ऊपर वाला चित्र, तो उसमें आपको 3 या 4 गांठें जैसी दिखाई देंगी, जो कि इसका न्यूक्लियस होता है या केंद्रक होता है। इसको जो है हम न्यूट्रल डाई जो है उससे हम डाई कर सकते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है न्यूट्रोफिल का कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से नष्ट करना। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उनको जो है उनका भक्षण करना, उनको समाप्त करना, उनको ख़त्म करना, जिससे कि शरीर को रोगों से बचा सकें। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, बैक्टीरिया का भक्षण करना या फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर बनते हैं WBC, ये हमारे बोन मैरो में या अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो ग्रैनुलर WBC है वो है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल जो है इसके अंदर हम देखें अगर तो न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं या 2 गांठें आपको इस दूसरे बीच वाले चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, इसके केंद्रक में 2 लोब्स होते हैं। और इसका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर जो है जो हिस्टामिन का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ख़त्म करने का काम इसका रहता है। ठीक है, और इसका भी निर्माण किस में होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। तो जो भी आपको जब एलर्जी होती है तो उन एलर्जी से भी WBC जो है हमें बचाता है। बेसोफिल्स जो हैं वो बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर इनडिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं या उसके अंदर बहुत ही इरेगुलर या कोई शेप नहीं होती है उसके केंद्रक की। इस तरीके के केंद्रक जो है इसके अंदर पाए जाते हैं और इसको बेसिक डाई से हम स्टेन कर सकते हैं। और इसका भी काम क्या होता है, लिबरेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, कि ये जो बेसोफिल्स होते हैं ये भी जब आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है या कोई ऐसी जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके अंदर ये हमें प्रिवेंट करता है। इसका भी निर्माण जो है वो बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर होता है। तो ग्रैनुलर WBC का निर्माण कहाँ होता है, हमारी बोन मैरो के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर। अब जो अगला हमारा जो रक्ताणु है वो है प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स जो हैं वो बेसिकली इरेगुलर शेप के होते हैं। ये क्या है, सर्कुलर बाय कॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लिएटेड। ये कैसे होते हैं, बाय कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है, जैसे कि जो RBC की शेप हमने पढ़ी कॉन्केव, ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट इसमें जो भीतरी भाग होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, उसमें धंसा हुआ होता है बाय कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स में बाहर की ओर निकला हुआ
होता है और ये इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका साइज़ अगर हम देखें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर्स इसका साइज़ होता है। प्लेटलेट्स का जो सामान्य काउंट होता है वो है 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर्स जो है वो पाया जाता है। और इसका लाइफ स्पैन जो होता है या इसका जीवन काल होता है ये WBC से भी कम होता है, जो कि 5 से 9 दिन का होता है। और इनका मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग करना। जब हमारे को चोट लग जाती है हम लोगों को, तो ब्लड का क्लॉट बनाना या रक्त का थक्का जमाने का कार्य इसका रहता है। अब हम देखेंगे कि रक्त का थक्का जमना क्या होता है या ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। बेसिकली जब आपको कभी चोट लग जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि चोट लगने पर खून निकलने लगता है और लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर खून अपने आप बहना बंद हो जाता है। ये क्यों बहना बंद हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। तो हम ये देखेंगे कि रक्त का थक्का किस तरीके से जमता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ प्रोसेस in which blood loses its fluidity and becomes jelly-like mass few minutes after it is shed out। यानी जो रक्त है वो पहले कैसा होता है, लिक्विड होता है या तरल होता है। जब चोट लग जाती है और ब्लड का क्लॉट या रक्त का थक्का बन जाता है, वहाँ पर ये जो थक्का जो होता है ये एक जेली लाइक या एक जेल जैसा जो है संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ये प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है। मैं आपको नेक्स्ट ये तो डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर है आपका, ठीक है। ये जैसे फर्स्ट उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स जो है वो वेसल रप्चर हो गई है, उससे खून बाहर निकलता है। जब खून निकलता है तो जो प्लेटलेट्स हैं वो एक उस जगह पर जो कटी हुई जगह है उसके ऊपर ये जामुनी रंग का आप देखेंगे, तो प्लेटलेट्स आकर वहाँ पर फंस जाते हैं। प्लेटलेट्स जो हैं जो डैमेज टिश्यू होते हैं आपके उनसे वो रिलीज़ होते हैं, है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है कैल्शियम की उपस्थिति में, और फिर ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलकर फाइब्रिन जो कि एक जाल की संरचना बना देता है। जैसे कि आप चौथे डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये जाल स्वरूप जो है संरचना बना देता है, और जहाँ से कट लगा होता है उसके ऊपर वो जाल बनने की वजह से जो रक्ताणु है वो बाहर निकलना रुक जाते हैं और वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में इसको समझाती हूँ। देखिए, रक्त का थक्का जमना इज़ बेसिकली कि जो रक्त है वो पहले एक सोल फॉर्म में होता है या सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, जो कि थक्का जमने पर एक जेल फॉर्म में बदल जाता है ना, एक जेली जैसा हो जाता है। रक्त के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोथ्रोम्बिन है, जो कि एक निष्क्रिय अवस्था है प्रोथ्रोम्बिन की, ये थ्रोम्बिन में बदलती है या सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाती है जब चोट लगती है ना, कैल्शियम की उपस्थिति के अंदर। तो ये जो थ्रोम्बिन बनता है ये एक और जो है प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो है नामक एक पदार्थ होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति के अंदर जो है फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है। ये फाइब्रिन जो है एक सेमी जेल फॉर्म में होता है या ये भी एक जेली जैसा होता है, जो कि एक जाल की संरचना जो है बना देता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। उस जाल में जो है रक्ताणु आकर फंस जाते हैं और रक्त वहीं पर बहना रुक जाता है, वहाँ पर एक जेल जैसा बन जाता है जिसे हम रक्त का थक्का बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़े से ये इसको एक जो है इसको स्टेप्स में जो है मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। रक्त का थक्का जमना कैसे होता है, मुख्य चरण इसके क्या हैं? प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में जो कि सक्रिय अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय अवस्था है ना। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो फाइब्रिनोजन जो कि द्रव्य अवस्था है रक्त में, ठीक है, अवस्था में होता है, ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है और जाल की संरचना बना देता है, जिससे रक्त का बहना
बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपका रक्त का थक्का जमना है। अब इसके अलावा हम थोड़ी सी ये जानकारी ले लें कि हम बात करें अगर कि रक्त का थक्का जमना हो जो कि रक्त को बहने से रोकता है, कि अगर यही थक्का जब रक्त नलिकाओं के अंदर बन जाए तो ये हमारे लिए प्राण घातक हो जाता है, या ये हमारे लिए बड़ा हार्मफुल होता है। तो रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से एक तत्व रोकता है जिसे एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। ये एंटीकोएगुलेंट होता है आपका हिपेरिन। ठीक है, एक हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि रक्त को जो है नलिकाओं में थक्का बनाने से रोक देता है। ठीक है, तो ये आपको नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए, हिपेरिन, जो कि रक्त नलिकाओं में थक्का बनने से रोकता है। क्योंकि अगर रक्त नलिकाओं में थक्का बनता है तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। ये अब हम बात करेंगे रक्त समूहों की या ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये जो आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है इसके अंदर अग्लूटिनोजन ए पाया जाता है, जबकि इसकी रक्तावरी के अंदर एंटी बी पाया जाता है। और इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को जो है ये केवल ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले व्यक्ति से ये रक्त प्राप्त कर सकता है और दे किसको सकता है? ए और ए बी वाले को ये रक्त दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रक्त समूह बी की, तो इसके अंदर अग्लूटिनोजन बी पाया जाता है और इसके अंदर एंटी ए पाया जाता है। वेरएज बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो रक्त किससे प्राप्त कर सकता है? बी वाले से प्राप्त कर सकता है और ओ वाले से। ओ अगर आप देखें तो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं और ये किसी भी समूह ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ये रक्त डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप बी वाले दे किसको सकते हैं? बी को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं ब्लड, और ए बी ग्रुप वाले को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ए बी जो रक्त समूह ए बी होता है उसके अंदर जो है अग्लूटिनोजेंस ए और बी पाए जाते हैं। इसके अंदर एंटी ग्लूटेनिन अग्लूटेनिन जो होता है वो कोई भी नहीं पाया जाता है। ये रक्त किससे प्राप्त कर सकते हैं? ये ए से भी रक्त प्राप्त कर सकते हैं, बी से भी रक्त प्राप्त कर सकते हैं, ए बी से भी प्राप्त कर सकते हैं और ओ से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये केवल ए बी वाले ग्रुप को ही रक्त दे सकते हैं, ना ए को दे सकते हैं, ना बी को, ना ओ को। ये केवल डोनेट कर सकते हैं ए बी रक्त समूह को। इसके अलावा अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर अग्लूटिनोजेंस कोई भी नहीं पाए जाते। एंटी ए और एंटी बी जो है इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये रक्त केवल ओ ग्रुप वाले केवल ओ से ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये दे सबको सकते हैं। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ वाले व्यक्ति को। अगर हम रक्त के कार्यों की अब बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त का मुख्य कार्य होता है न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का संवहन करना। ठीक है, रक्त जो है आपके शरीर का जो है एक मुख्य ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, ये लाइफलाइन है आपके जीवन की। तो ट्रांसपोर्ट करता है ये न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी पोषक तत्व हैं पाचन के बाद जो है रक्त में मिल जाते हैं और रक्त इनको कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाना, जहाँ से कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है सांस के द्वारा। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का भी संवहन करता है। इसके अलावा जो पाचक क्रियाएं होती हैं या जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, रक्त जो है वो उन अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर के बाहर निकालने के लिए उनको अपने अंदर समाहित करता है और उनको किडनीज़ और जितने भी हमारे
उत्सर्जी अंग हैं उन तक पहुंचाता है, जिससे कि उनको शरीर के बाहर निकाला जा सके। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस चौथा इसका कार्य है, यानी कि शरीर आपको रक्त जो है आपको विभिन्न बीमारियों से बचा कर रखता है। जैसे कि हमने बात की कि WBC जो है, इनको हम सामान्य उस पे जो है हमारे शरीर के सैनिक भी बोलते हैं, क्योंकि फेगोसाइटोसिस की द्वारा ये बैक्टीरियाज और वायरस को जो है उसका भक्षण करते हैं और हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। जो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये हॉर्मोन्स का निर्माण करती हैं। और ये हॉर्मोन्स जो हैं ट्यूबलेस होती हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। तो ये हार्मोन जो बनते हैं ये रक्त में मिलकर ही विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो रक्त जो है वो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है या हार्मोन्स का संवहन भी करता है। इसके अलावा रक्त जो है शरीर के तापक्रम को बनाए रखता है ना। शरीर का एक सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा बना रहना आवश्यक होता है, क्योंकि रक्त जो है एक तरल है और पूरे समय जो है ये संवहित जो है सर्कुलेट होता रहता है। इस वजह से ये हमारे शरीर के तापक्रम को भी एक जैसा बनाए रखता है। इसके अलावा रक्त का थक्का जो जमता है वो हमारे रक्त को बहने से रोकता है, क्योंकि ब्लड हमारी लाइफ लाइन है। हम देखते हैं कि कितने सारे बॉडी के फंक्शंस जो है रक्त जो है संपादित करता है। तो इसके जो रक्त का जो थक्का जमता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, जो कि रक्त को बहने से रोकता है और इस तरीके से जीवन को बचाता है। मेंटेनेंस ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स। वुंड्स और फ्रैक्चर्स जैसे कि रक्त का थक्का जमना, वहाँ से रक्त का जो है बहना बंद होना, फिर वहाँ पर जो है नई कोशिकाओं का निर्माण होना, उसको हील करना, क्योंकि रक्त के अंदर उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वुंड हीलिंग में जो है मदद करते हैं, फ्रैक्चर्स को हील होने में, या हड्डी टूट जाती है उसको जो है ठीक करने में मदद करते हैं, है ना। तो इसलिए वुंड्स और जो फ्रैक्चर्स, जो घाव और जो फ्रैक्चर होते हैं उनको भी जो है मेंटेन करने का कार्य रक्त करता है। हमारे शरीर में हर स्थान का, हर फ्लूइड का एक सामान्य pH रहता है। ये pH जो है ये हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। तो रक्त जो है बेसिकली हमारे शरीर में एसिड बेस बैलेंस को या अम्ल और क्षार का जो संतुलन है उसको बनाए रखने का कार्य भी करता है। ये हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं और जो ऊतक हैं उनको नम बनाए रखता है या उनको मॉइस्ट बनाए रखता है। इसके अलावा कोशिकाओं और ऊतकों को पोषक तत्व भी ये पहुंचाता है, जिससे कि वो अपना कार्य सामान्य रूप से कर सकें। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि आपकी रक्त नलिकाओं में जो रक्त का पार्श्व दबाव पड़ता है ना, रक्त जब बहता है तो उसका पार्श्व दबाव आपकी रक्त नलिकाओं पर पड़ता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर आपका 80/120 mmHg होता है। ये सामान्य ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में बना हुआ रहना चाहिए, आपके शरीर में हमेशा बना हुआ रहना चाहिए। इसको बनाए रखने का कार्य, इसको रेगुलेट करने का कार्य भी जो है वो रक्त करता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर में वाटर बैलेंस, ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा जो है शरीर का जो जल संतुलन है उसको भी बनाए रखने का कार्य रक्त करता है। रक्त के अंदर विभिन्न सॉल्ट्स जो हैं, आयंस जो हैं आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। विभिन्न सॉल्ट जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये जो है हमारे शरीर में, हमारी अंतःकोशिकीय स्थानों में, कोशिकाओं के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं, जो कि एक प्रकार से जल संतुलन का कार्य भी करते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा, ये संक्षेप में आप देखेंगे रक्त के कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। इसके अलावा हमने ये जो है फंक्शंस पढ़े इसके सारे, और इसके अलावा आपने जो है रक्त का स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें पढ़ी। सो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।